जय हिंद प्यारे दोस्तों, वेलकम टू एजुकेयर करंट अफेयर्स में आज हम डिस्कस करेंगे 28 जून के करंट अफेयर्स। टोटल 25 न्यूज़ को कवर किया गया है। ये मेनली आपके बैंकिंग एग्जाम्स के लिए खास इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर आप आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्री के रिजल्ट के बाद आपको टाइम बिल्कुल कम मिलेगा। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक और यूज़र आईडी दी गई है, आप वहाँ जुड़ सकते हैं। बढ़ते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। आज की फर्स्ट न्यूज़ है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ऑर्गेनाइज्ड ए वर्कशॉप ऑन जेंडर रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस फॉर इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव मेंबर फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। देखिए, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ये काम करती है वुमेन्स के एम्पावरमेंट के लिए। अभी इसने रिसेंटली एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया और ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराया गया अंडर द प्रोजेक्ट सी इज़ ए चेंज मेकर प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट पुराना प्रोजेक्ट है और ये NCW का ही प्रोजेक्ट है। इसी प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट का जो मोटो था, यानी इसका जो वर्कशॉप इसने ऑर्गेनाइज कराया, इस वर्कशॉप का मेन उद्देश्य था कि जो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स है, MLAs है, उनको इसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। और ट्रेनिंग किस प्रकार की? वुमेन्स के एम्पावरमेंट के लिए, जेंडर इनइक्वलिटीज़ के लिए, यानी जो लोगों में मानसिकता है उसको चेंज करना, और कि वुमेन्स भी कम पावरफुल नहीं है। जो एक MLA तक पहुँच सकती है तो वुमेन्स का पावर कम नहीं आका जाए। तो इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाएगी इस वर्कशॉप में। और ये ऑर्गेनाइज करवाया NCW ने, जिसके जो चेयरमैन है, यानी जो चेयरपर्सन है, चेयरमैन तो क्या इसमें वुमेन ही चेयरपर्सन रहती है, तो इसमें चेयरपर्सन है वह है रेखा शर्मा। इसका इनका नाम याद रखिए, रेखा शर्मा, जो पिछले साल 2021 में इलेक्ट हुई थी। ज़्यादा पुरानी पोस्ट भी नहीं है इनकी। और ये ऑर्गेनाइज हुआ था, ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था इन द धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये होस्ट हुआ था। याद रखिए, सी चेंज मेकर प्रोजेक्ट किसका है? NCW का है। अगली न्यूज़ है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम इंट्रोड्यूसेस डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम एक्सटेंड्स टेलीकॉम PLI बाई 1 ईयर। PLI का मतलब होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ये स्कीम लॉन्च की गई थी फरवरी 2021 में, 24 फरवरी 2021 में गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी, जिसका उद्देश्य है कि जो कंपनीज़ है उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना और देश में आत्मनिर्भर भारत का जो उद्देश्य है उसे कंप्लीट करना। यानी हर चीज़ कोशिश की जाएगी मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ देश में ही प्रोड्यूस की जाए। इसी के लिए कंपनीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए स्कीम लॉन्च की गई थी PLI। और PLI को हर सेक्टर में अमाउंट दिए गए, यानी PLI स्कीम में हर सेक्टर में ये इंसेंटिव्स दिए गए। अब जो टेलीकॉम सेक्टर है उसमें भी इंसेंटिव दिया गया था 12,195 करोड़ रुपीज़ का, 12,195 करोड़ रुपीज़ का। लेकिन अभी इसे 2022 तक का इसका डेडलाइन थी, 2022 तक इसे स्पेंड किया जाएगा। लेकिन इसमें 4,000 करोड़ रुपीज़ बच गए। अब इस 4,000 करोड़ रुपीज़ का कहाँ यूज़ किया जाए? तो इस 4,000 करोड़ रुपीज़ का यूज़ किया जा रहा है डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में। यानी अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने लॉन्च किया है कि एक डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम होगी। ये डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम उन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के लिए जो डिज़ाइनिंग का काम करती है, टेलीकम्युनिकेशन में डिज़ाइनिंग का काम करती है, डिज़ाइन से रिलेटेड प्रोडक्शन करती है, उन कंपनीज़ के लिए इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की गई है। तो याद रखिए, अब PLI का जो डेडलाइन तो खत्म हो गया था, लेकिन इस डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव के खातिर इसी की वजह से 1 साल के लिए और इसे बढ़ा दिया गया है। तो याद रखिए, 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसका एलोकेशन था इनिशियल 12,195 करोड़ रुपीज़। लेकिन अब 4,000 करोड़ रुपीज़ बच गए, तो अब इस 4,000 करोड़ रुपीज़ का इस स्कीम में यूज़ किया जाएगा। और इस स्कीम का जो मेन उद्देश्य रहेगा वो उद्देश्य है 5G टेक्नोलॉजी को, इसके इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना, मजबूत बनाना। 5G इकोसिस्टम को मजबूत बनाना, याद रखिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, कर्नाटका अनाउंसेस केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड 2022। देखिए, केम्पेगौड़ा एक पर्सन थे जिनका केम्पे अलग नाम था और गौड़ा अलग नाम था। आप देख सकते हैं केम्पेगौड़ा, जो कि एक आर्किटेक्ट थे, वो बेंगलुरु सिटी के, यानी बेंगलुरु सिटी के यानी फाउंडर माने जाते हैं। इसके जो स्थापना करने वाले थे वो केम्पेगौड़ा ही थे, बेंगलुरु की। और ये अवार्ड दिया जाता है इन्हीं के नाम पर, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड। और ये अवार्ड क्यों दिया जाता है? देखिए, ये अवार्ड दिया जाता है उन लोगों को जो बेंगलुरु जो शहर है, बेंगलुरु सिटी है, इसके डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं इनका एक इनिशियल रोल होना चाहिए। इनका व्यक्तिगत या फिर उनकी कंपनीज का कैसे न कैसे रोल होना चाहिए, उन्हीं को ये अवार्ड दिया जाता है, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड। और इस साल 3 लोगों को दिए गए। एक तो SM कृष्णा जो कि कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, SM कृष्णा, इनको अवार्ड दिया गया। दूसरे पर्सनालिटीज है NR नारायण मूर्ति। आप जानते हैं ये इन्फोसिस के फाउंडर रह चुके हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया। SM
कृष्णा को दिया गया। और तीसरे पर्सन है प्रकाश पादुकोण। प्रकाश पादुकोण जो कि एक बैडमिंटन प्लेयर है प्रकाश पादुकोण, और इन्हीं को ये अवार्ड दिया गया, इन 3 लोगों को। तो याद रखिए, इन 3 लोगों का नाम याद रखिए, और इस अवार्ड में 5 लाख रुपीस दिए जाते हैं। ये इस साल केम्पेगौड़ा की 513th बर्थ एनिवर्सरी थी, इसी की ओकेज़न पर ये अवार्ड दिया गया, याद रखिए। अगले न्यूज है, हिमाचल प्रदेश लॉन्चेज ए सिंगल यूज प्लास्टिक बाईबैक स्कीम। देखिए, गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया कि 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है। ठीक है, ये तो अनाउंसमेंट हुआ। अब इसी अनाउंसमेंट की लाइन में एक हिमाचल प्रदेश ने स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है सिंगल यूज प्लास्टिक बाईबैक स्कीम। अब इस स्कीम का उद्देश्य है कि जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, उनमें प्लास्टिक की जो इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट है उसको बचाना, यानी प्लास्टिक को कम यूज़ करना, प्लास्टिक जो एनवायरनमेंट को साफ़ रखना, प्लास्टिक जैसी चीज़ों को हटाना, ये सारी चीज़ें करना इस स्कीम का उद्देश्य है। इस प्रकार की भावना उन स्कूल स्टूडेंट्स और कॉलेज स्टूडेंट्स में लाना इस स्कीम का उद्देश्य है, और इसी के लिए उन्हें प्लास्टिक बाईबैक स्कीम लॉन्च की गई। यानी प्लास्टिक बाईबैक का मतलब है वह कॉलेज स्टूडेंट और स्कूल स्टूडेंट्स प्लास्टिक कलेक्ट करेंगे और प्लास्टिक कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देंगे, और गवर्नमेंट इसके बदले में पर केजी के हिसाब से 75 रुपीज़ देगी। तो ये उद्देश्य सिंगल यूज़ प्लास्टिक बाईबैक स्कीम का। तो याद रखिए, ये यंगस्टर्स में एक हैबिट क्रिएट करना इस स्कीम का उद्देश्य है। और गवर्नमेंट के द्वारा एक अलग और अनाउंसमेंट है इस बैन के अलावा कि जो 75 माइक्रोन्स है, जो माइक्रोन्स है यानी जो प्लास्टिक का एक थिकनेस होती है माइक्रोन्स, तो इस माइक्रोन्स में पहले सितंबर 30 2021 को 50 माइक्रोन्स को बैन कर दिया गया था। यानी जो प्लास्टिक 50 माइक्रोन या इससे कम है, ये सितंबर 30 2021 से अलाउ नहीं है। इसके बाद अनाउंस किया गया कि 75 ही आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये 75 माइक्रोन्स की प्लास्टिक भी आप 31 दिसंबर 2022 तक ही यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको कम से कम 120 माइक्रोन की यूज़ करनी होगी। 120 माइक्रोन से नीचे की जो भी प्लास्टिक है लेयर की, वह बैन हो जाएगी फ्रॉम द 31 दिसंबर 2022, याद रखिए। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है, ओडिशा लॉन्च है सायरन प्रोजेक्ट टू अलर्ट एलिफेंट मूवमेंट। एलिफेंट्स को बचाना, हाईवेज पर काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं, हाईवेज को क्रॉस करने में एलिफेंट क्रॉस करते हैं, इसी बीच हाई स्पीड में आ रहे परिवहन वाहन एक्सीडेंट से परिवहन लोगों को भी, इंसानों को भी नुकसान होता है और एलिफेंट्स को भी नुकसान होता है। तो इसी चीज़ से बचने के लिए सायरन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। सायरन से आप समझ सकते हैं, ये एक अलर्ट जारी करेगा, एक सायरन बजा देगा जिससे अलर्ट हो जाएगा। अलर्ट कौन होगा? क्या एलिफेंट अलर्ट होगा? एलिफेंट के लिए बनाया नहीं गया, ये बनाया गया है ड्राइवर्स के लिए। यानी ये 1 किलोमीटर के दायरे से पहले ही सायरन बज जाएगा। जैसे कि हाईवे के पास में कोई एलिफेंट क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पे सेंसर लगे होंगे और सेंसर डिटेक्ट कर लेंगे कि यहाँ पर कोई एलिफेंट हाईवे को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले 1 किलोमीटर के दायरे में पहले से हायरन बजना शुरू हो जाएंगे। इससे ड्राइवर्स अलर्ट हो जाएंगे और वह अपनी स्पीड को कंट्रोल कर लेंगे। तो ये उद्देश्य है इस सायरन प्रोजेक्ट का, और इसे लॉन्च किया गया है उड़ीसा के द्वारा लॉन्च किया गया। साथ में सायरन के साथ में न केवल 1 किलोमीटर के दायरे में अलर्ट जारी करेगा, बल्कि ये जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स है उन फॉरेस्ट ऑफिसर्स को भी मैसेज सेंड कर देगा, मोबाइल पर रिंग कर देगा कि कुछ मूवमेंट हो रहा है हाईवे पर, याद रखिए। और ये पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था जिसका नाम है चेंज, और ये चेंज यानी ये एलिफेंट्स को ही सेव करने का ही एक प्रोग्राम है चेंज, और इसे एक एनजीओ के द्वारा लॉन्च किया गया था जिसका नाम चेंज है, याद रखिए। अगली न्यूज़ है, मध्य प्रदेश विंस फर्स्ट रणजी ट्रॉफी टाइटल। रणजी ट्रॉफी टाइटल पहली बार जीता है मध्य प्रदेश ने, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि मुंबई जिसे मुंबई को हराया है, और ये मुंबई पहले 41 टाइटल जीत चुकी है। 41 टाइटल जीत चुकी मुंबई को रिसेंटली हराया है मध्य प्रदेश ने। तो सुपर इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी जीती है। रणजी ट्रॉफी जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है, और मुंबई को 6 विकेट से हराया है। इसमें 38 टीम्स ने पार्टिसिपेशन लिया था, जिसमें 28 और 4 यूटीसी आई थी। सारी 38 टीम्स यानी 32 स्टेट्स और यूटीसी आई थी। 36 है यूटीज और स्टेट, जिसमें से 4 यूटी ने इसमें पार्टिसिपेशन नहीं लिया था। ये देख सकते हैं आप मैप में, ये है मध्य प्रदेश, राजस्थान से बॉर्डर शेयर करता है, यहाँ पर गुजरात से, यहाँ पर महाराष्ट्र से बॉर्डर शेयर करता है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश से, और फिर यहाँ पर छत्तीसगढ़ से। अगली न्यूज़ है, कोची शिपयार्ड डिलीवर्स टू ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक बारगेज टू नॉर्वे।
नॉर्वे को दिया गया कोची शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, कोची शिपयार्ड के द्वारा रिसेंटली 2 ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक बारगस। इलेक्ट्रिक बारगस आप देख सकते हैं, ये है बारगस जो यानी पेट्रोल डीजल से भी चलता है, लेकिन ये बारगस इलेक्ट्रिक चलेगा। इलेक्ट्रिक चलेगा मतलब ये फुल्ली इलेक्ट्रिक है। और ये होता क्या है, बारगस ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होता है, लेकिन ये आप ये नहीं कह सकते कि ये शिप है। शिप नहीं है, ये सिर्फ किसी एक पोर्ट के आसपास में ही डिलीवर करने का काम करता है, यहाँ से इस पोर्ट में यहाँ, इस पोर्ट से यहाँ। तो ये एक प्रकार का छोटा शिप कह सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ माल ढुलाई का काम करता है। तो ये बारगस रिसेंटली दिए गए हैं, नॉर्वे को 2 बारगस दिए गए हैं। तो याद रखिए दोनों फुल्ली इलेक्ट्रिक है। इसकी जो लेंथ है वह 67 मीटर है, 67 मीटर लंबा है और 1846 किलो वाट का बैटरी के साथ पावर्ड है। ये दिया गया है नॉर्वे को। नॉर्वे का एक प्रोजेक्ट है अस्को प्रोजेक्ट के अंतर्गत। और अस्को प्रोजेक्ट जो कि नॉर्वे का प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य है कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में कम से कम कार्बन यूज़ किया जाए, यानी कार्बन फ्री या कार्बन एमिशन फ्री, ये एमिशन फ्री ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए नॉर्वे में। इसी के लिए इन्होंने ये 2 बारगस लिए हैं इंडिया से, या कह सकते हैं कोची शिपयार्ड से। नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो और यहाँ के जो करेंसी है वह है क्रोन। एग्जाम में प्रश्न ये भी पूछा जाए कि अस्को प्रोजेक्ट किसका है, तो याद रखिए नॉर्वे का है। फर्स्ट नेशनल लॉजिस्टिक एक्सीलेंस अवार्ड वाज होस्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में रिसेंटली नेशनल लॉजिस्टिक एक्सीलेंस अवार्ड दिए गए और ये अवार्ड दिए गए बेस्ट लॉजिस्टिक, यानी जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में जो लॉजिस्टिक होता है उसके रिगार्डिंग अवार्ड दिया गया। लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है, लॉजिस्टिक वह चीज़ होती है जो प्रोडक्ट के बनने से लेकर उसके ट्रांसपोर्ट से लेकर कस्टमर तक पहुंचने तक का जो बीच का जो एक्सपेंसेस होता है वह होता है लॉजिस्टिक एक्सपेंसेस। और ये जो सिस्टम जो प्रोसेस होती है उसे बोला जाता है लॉजिस्टिक। और इसी लॉजिस्टिक में जो बेस्ट, चाहे वह रेलवे में लॉजिस्टिक्स कौन सी कंपनी या फिर कौन सा डिपार्टमेंट बेहतर है उसे अवार्ड दिया गया, रोड में कौन सा बेहतर है उसे अवार्ड दिया गया, और अगर हम एयर की बात करें तो एयर में कौन बेहतर है। इस प्रकार के टोटल 12 कैटेगरीज में ये अवार्ड दिया गया, ये लॉजिस्टिक एक्सीलेंस अवार्ड। तो याद रखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा न्यू दिल्ली में ये ऑर्गेनाइज हुआ और यहीं पर ये अवार्ड दिया गया। पहली बार 2021 पिछले साल ये दिया गया था, यानी ये अवार्ड अनाउंस किया गया था 2021 में, लेकिन दिया पहली बार इस साल है 2022 में। तो ये पहली बार दिया गया है फर्स्ट नेशनल लॉजिस्टिक एक्सीलेंस अवार्ड। अगली न्यूज़ है RBI एक्सटेंडेड द टाइमलाइन फॉर टोकनाइजेशन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड टिल द 30 सितंबर 2022। देखिए टोकनाइजेशन क्या होता है। टोकनाइजेशन होता है जैसे आपका डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड में 16 डिजिट होते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपका जो 16 डिजिट का नंबर है ये किसी और के पास जाए। जैसे आपने अमेजोन से ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदा, अमेजोन से आपने कुछ खरीदा, तो आप 16 डिजिट ये वाला अपने जो ओरिजिनल डेबिट कार्ड पर है वो मत डालिए, मत पुट कीजिए। ये RBI का कहना है। इससे क्या है कि अमेजोन सेव कर लेगा और डेटा लीक होने का ज़्यादा चांस रहेगा। ऐसा क्या हो कि ऐसा ना हो, जैसे अपना ओरिजिनल नंबर भी ना जाए और काम भी हो जाए। तो इसके लिए एक टोकनाइजेशन सिस्टम लॉन्च किया गया। टोकनाइजेशन सिस्टम में क्या होगा कि आप अपने जो टोकन की जो अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की जो नंबर है उसके जितने 16 डिजिट नंबर है उतने ही 16 डिजिट दूसरे नंबर क्रिएट किए जाएंगे, लेकिन वो उससे मिलते जुलते नहीं रहेंगे, वो अलग नंबर होंगे, वह अलग नंबर होंगे। और वो किस बेसिस पे क्रिएट किए जाएंगे, आपके कार्ड के आधार पर क्रिएट किए जाएंगे, आपके सिस्टम के आधार पर क्रिएट किए जाएंगे, यानी IP एड्रेस के हिसाब से क्रिएट किए जाएंगे, आपके नाम के अनुसार क्रिएट किए जाएंगे। तो कुछ इनकी इंटरनल टेक्नोलॉजी है, उसके हिसाब से नए नंबर रिलीज़ किए जाएंगे और आप उन नए नंबर को रिलीज़ करेंगे। आप अगर उन नए नंबर को यूज़ करेंगे तो वह आपके जो डेबिट कार्ड जिससे आपने टोकन बनाया है उसी का वह काम करेगा। और ये है डेबिट और क्रेडिट कार्ड टोकनाइजेशन सिस्टम, जिससे क्या होगा कि जो सिक्योरिटी है वह बेहतर हो पाएगी। तो इसकी डेडलाइन पहले 30 जून को थी, यानी 30 जून से टोकनाइजेशन हर कस्टमर को टोकन यूज़ करना अनिवार्य था, लेकिन अभी इसे 30 सितंबर तक कर दिया गया है। अब 30 सितंबर तक हर कोई टोकनाइजेशन को यूज़ करना अनिवार्य है। तो याद रखिए ये सेफ्टी और इम्प्रूविंग डेटा सिक्योरिटी के लिए लॉन्च किया गया था। अब तक 19.5 करोड़ लोग टोकन को यूज़ कर चुके हैं। 19.5 करोड़ लोग टोकन को यूज कर चुके हैं। इसी से रिलेटेड एक टर्म है कार्ड ऑन फाइल। कार्ड ऑन फाइल क्या होता है कि जैसे आपने टोकन बना लिया, टोकन बनाने के बाद किसी जैसे कि रिटेलर है उसको आपने टोकन अपना डिटेल दे दिया और फिर आपने कुछ पेमेंट कर दिया। अब आप उससे रेगुलर पेमेंट करते हैं तो आपको टोकन को सेव कर सकता है, आपको दोबारा टोकन क्रिएट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये जो डेटा सेव कर लेगा आपका टोकन का उसे बोलेंगे कार्ड ऑन फाइल। याद रखिए कार्ड ऑन फाइल ये मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड पर एप्लीकेबल है। अगली न्यूज़ है G7 grouping has announced $600 million global infrastructure program for poor countries।
पुअर कंट्रीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए $600 बिलियन का अनाउंसमेंट जो अमाउंट है वह एलोकेट किया गया है G7 के द्वारा। और G7 कंट्रीज़ में आपको पता है कौन कौन सी कंट्रीज़ आती है। इसमें आता है फ्रांस, कनाडा, जापान, जर्मनी, इटली, यूएस, यूनाइटेड किंगडम, ये 7 कंट्रीज़ आती हैं। और पहले 8 कंट्रीज़ थी जिसमें से रशिया को आउट कर दिया गया था, अब ये G7 बन गई है। और इन्होंने अनाउंस किया ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम। ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम लॉन्च किया गया टू काउंटर बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट। बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट है उसको काउंटर करने के लिए लॉन्च किया गया। और ये बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया था? ये चाइना ने लॉन्च किया था इन द ईयर 2013। 2013 में बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट चाइना के द्वारा लॉन्च किया था, जिसका टारगेट ये था कि जो 70 कंट्रीज है इंटरनेशनल, जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी सम्मिलित है, इनमें ये इन्वेस्ट करेगा चाइना। और इन्वेस्ट करके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो ये क्रिएट कर ही रहा है, लेकिन ये अपनी जो मोनोपोली है वह भी वहाँ पर लेके आ रहा है उन देशों, इन कंट्रीज़ में। तो इसी चीज़ से बचने के लिए G7 कंट्रीज़ ने अपना खुद का एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है $600 बिलियन का। इसे 2027 तक यानी अगले 5 सालों तक इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और याद रखिए G7 कंट्रीज़ का अभी जो 48th एडिशन है ये होस्ट हो रहा है जर्मनी में, जर्मनी से होस्ट कर रहा है। इसमें इंडिया भी इन्वाइटेड है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए, इसमें ऑस्ट्रेलिया को इन्वाइट नहीं किया है। ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल इन्वाइट नहीं किया है। ऑड वन अगर आउट पूछा जाए कि किस कंट्री को इन्वाइट नहीं किया गया तो याद रखिए ऑस्ट्रेलिया। अगली न्यूज़ है, रसिया ट्रांसफर्स इस्कंदर-M मिसाइल सिस्टम टू बेलारूस टू बिकम सेकेंड कंट्री टू यूज़। पहली जो इस्कंदर-M मिसाइल सिस्टम ये रसिया का है, तो रसिया यूज़ कर रही तो पहली कंट्री तो वो हो गई। अब पहली बार एक्सपोर्ट किया गया है रसिया के द्वारा बेलारूस को, तो ये सेकंड कंट्री हो गई जो इस्कंदर-M मिसाइल सिस्टम को यूज़ करेगी। इस्कंदर-M मिसाइल जो कि रसिया का ही एक ब्रेन है, रसिया का ही एक मिसाइल है। ये ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्च सिस्टम है, यानी इसे आप ले जा भी सकते हैं कहीं भी, और कहीं भी खड़ा करके इस सिस्टम को, इस ट्रांसपोर्टर को आप लॉन्च भी कर सकते हैं। क्या क्या लॉन्च कर सकते हैं? ब्लास्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, प्लस न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसे न्यूक्लियर भी लॉन्च कर सकते हैं, क्रूज मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं, ब्लास्टिक मिसाइल्स यूज़ कर सकते हैं। ब्लास्टिक मिसाइल्स वो होती है जो मिसाइल यू टाइप में जाकर अपना टारगेट को हिट करती है, बल्कि क्रूज मिसाइल क्या होती है, यूँ जाएगी फिर सीधा स्ट्रेट जाके फिर टारगेट को हिट करेगी। तो ये दो डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस याद रखिए। ब्लास्टिक यू से बनाती है और क्रूज स्ट्रेट जाती है। और ये वॉरहेड कैपेबल भी है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट यानी सिस्टम अपने साथ रखता है, ब्लास्टिक, क्रूज और न्यूक्लियर। तो इसकी रेंज है 500 किलोमीटर की, 500 किलोमीटर तक ये टारगेट को हिट कर देगा। 2006 में इसे बनाकर इसे इंट्रोड्यूस किया गया था रसिया के द्वारा, लेकिन इसको यूज़ पहली बार किया गया था 2008 में। कोई एक वार था रसिया के किसी देश के साथ, उसी में इन्होंने यूज़ किया था 2008 में, लेकिन इन्होंने इंडक्ट कर लिया था 2006 में। इसका जो ट्रायल थे वो 1996 में इन्होंने कंप्लीट कर लिया था। और 1980s में इसका काम शुरू हो गया था। 1980 से इसका काम शुरू हो गया था। ये पेलोड ले जा सकता है 700 kg तक, 7 क्विंटल तक ये पेलोड ले जा सकता है, 700 kg तक ये पेलोड ले जा सकता है। जो नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इस डिफेंस सिस्टम को इस्कंदर सिस्टम ना कहकर इसे कहता है SS-26 स्टोन। ये इसका कोड नेम है नेटो का। ये अपने अगर इसका नाम लेना है तो ये इसके अंदर नहीं लेगा, ये लेगा SS-26 स्टोन, याद रखिए। अगली न्यूज है, ईरान रिसेंटली लॉन्च ए सॉलिड फ्यूल रॉकेट नेम्ड जलजना इनटू स्पेस। देखिए जलजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया ईरान के द्वारा। पहला प्रश्न यही बनेगा और यही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। ये सॉलिड फ्यूल से लॉन्च किया गया, लेकिन ये सॉलिड फ्यूल ही नहीं, ये है हाइब्रिड फ्यूल। हाइब्रिड फ्यूल मतलब सॉलिड फ्यूल भी लॉन्च किया जा सकता है जलजना को, और इसे लिक्विड फ्यूल से भी लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन इसे सॉलिड फ्यूल से लॉन्च किया गया, इस रॉकेट को, जलजना को। और याद रखिए ये लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया गया है, यानी अर्थ से 500 किलोमीटर की डिस्टेंस पर, लो अर्थ ऑर्बिट पर। और ये पहला इंडिजीनियसली बनाया गया, इंडिजीनियसली डिज़ाइंड एंड इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड हाइब्रिड फ्यूल सैटेलाइट है जुलजनाह, और इसे ईरान ने बनाया। और ईरान का ये तीसरा रॉकेट है। ये तो इंडिजीनियसली बनाया हुआ तो पहला है, लेकिन ये तीसरा उसका रॉकेट सिस्टम है, जिसमें से पहला था सफ़ीर और सेकंड था सीमोर्ग, और अब थर्ड कौन सा हो गया? जलजना। याद रखिए, ये 3 याद रखिए। और जलजना की और अगर हम बात करें तो इसके 25.5 मीटर लंबा तो ये रॉकेट है। इसकी जो लेंथ है ये 25.5 मीटर है। इसका जो वेट है वो वेट ले जा सकता है 220 किलोग्राम तक, 220 किलोग्राम तक ये वेट ले जा सकता है। ईरान की तेहरान यहाँ की कैपिटल है, और
रियाल इसकी करेंसी है, रियाल इसकी करेंसी है। अगली न्यूज़ है, अमेजोन अनवील्स इट्स फुल्ली एटोनोमस मोबाइल रोबोट नेम्ड प्रोटस। प्रोटस जो अमेजोन का रोबोट है, मोबाइल रोबोट है, इसका खास बात यह है कि इसे किसी जोन की आवश्यकता नहीं है, इसे पर्टिकुलर जोन डिसाइड करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इंसान अगर किसी सेंटर में या फुलफिलमेंट सेंटर या सोर्स सेंटर में काम कर रहे हैं और यहाँ पर इसे अगर डिप्लॉय कर दिया जाता है तो ये ना तो किसी इंसान को नुकसान पहुँचाता या किसी प्रोडक्ट को नुकसान नहीं पहुँचाता। ये एक फुल्ली एटोनोमस है, यानी ये अपने आप को खुद को बचा लेता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से। तो ये प्रोटस एक एडवांस वर्जन है रोबोट्स का जो अमेजोन ने लॉन्च किया है, और ये लॉन्च किया है इसने अपने फुलफिलमेंट सेंटर्स में और सोर्ट सेंटर्स में। सोर्ट सेंटर्स उन सेंटर्स को बोला जाता है जहाँ पर प्रोडक्ट्स की छटनी होती है कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पर जाना है, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पर जाना है। तो याद रखिए प्रोटस किसका रोबोट है, अमेजोन का है। अगली न्यूज़ है, यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल फंड फॉर एजुकेशन कैन नॉट वेट। ये प्रोग्राम है और ये एक संस्था बनाई गई है यूनाइटेड नेशन के द्वारा जिसे यूनेस्को हेड करता है, एंड रिलीज ए रिपोर्ट ऑन एजुकेशन क्राइसिस। इस एजुकेशन कैन नॉट वेट ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की और रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि एजुकेशन क्राइसिस किस लेवल पर है। यानी अभी वर्तमान में 22 करोड़ 20 लाख लोग एजुकेशन क्राइसिस को फेस कर रहे हैं, यानी 222 मिलियन लोग एजुकेशन क्राइसिस को फेस कर रहे हैं। जिसमें से अगर हम बात करें डेटा की तो 78.2 मिलियन यानी मोर देन 7 करोड़ यानी 8 करोड़ के आसपास लोग, 7.82 करोड़ लोग तो स्कूल ही नहीं जाते, आउट ऑफ स्कूल है, जिसमें मैक्सिमम तो अभी आपको देखने को मिलेगा यूक्रेन में। तो काफ़ी लोग आउट ऑफ स्कूल है 7.8 करोड़। जो स्कूल जाते हैं उनमें से 120 मिलियन यानी 12 करोड़ लोग स्कूल तो जाते हैं लेकिन उन्हें मिनिमम प्रोफिशिएंसी और मैथ रीडिंग जैसी चीज़ भी उन्हें नहीं पता, एक बेसिक चीज़ें भी नहीं पता। जो बचा इस 222 मिलियंस में वो लोग स्कूल तो जाते हैं, हायर एजुकेशन में भी चले गए, सेकेंडरी क्लासेस में भी चले गए, लेकिन उन्हें वहाँ तक के भी उस लेवल तक की एजुकेशन उनके पास नहीं है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 222 मिलियन लोग एजुकेशन क्राइसिस को फेस कर रहे हैं। ये कहना है एजुकेशन कैन नॉट वेट रिपोर्ट के द्वारा। और एजुकेशन कैन नॉट वेट एक एजुकेशन फंड है, ये एजुकेशन फंड बनाया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा, और इस फंड को एडमिनिस्ट्रेटर कौन करता है, इस फंड को एडमिनिस्ट्रेट करता है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ये इसे एडमिनिस्ट्रेट करता है, इसके ह्यूमन रिसर्च को ये देखता है और इसके रेगुलेशंस को यूनिसेफ ही देखता है। तो याद रखिए एजुकेशन कैन नॉट वेट ने ये रिपोर्ट रिलीज़ की है और ये $1 बिलियन फंड का एक एजुकेशन फंड है जो एजुकेशन के लिए ही काम करता है, एजुकेशन इमरजेंसीज पर और एजुकेशन प्रोटेक्टर्स क्राइसिस पर। और इसने एक मिशन भी लॉन्च किया है, एक कैंपेन भी लॉन्च किया, उस कैंपेन का नाम है #222 मिलियन ड्रीम्स। याद रखिए #222 मिलियन ड्रीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया, एजुकेशन कैन नॉट वेट के द्वारा, जेनेवा में इसे लॉन्च किया गया था। और एजुकेशन कैन नॉट वेट का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, लेकिन इसे लॉन्च कहाँ किया गया है, जेनेवा में इसे लॉन्च किया गया है। अगली जो वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRSAM was successfully testified by DRDO with Indian Navy। एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जाएगा कि शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर VLSRSAM DRDO ने किसके साथ मिलकर लॉन्च किया, इंडियन आर्मी के साथ, इंडियन नेवी के साथ, एयरफोर्स के साथ, या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ। आंसर होगा इंडियन नेवी के साथ, इंडियन नेवी के साथ। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है और इसमें ये जो बनाई गई है शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये बनाई गई ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ अस्त्र मिसाइल। अस्त्र मिसाइल आपको पता है DRDO की 5 इंपॉर्टेंट मिसाइल्स है, जिसमें आकाश है, अग्नि है, अस्त्र है और भी कई मिसाइल्स हैं जो DRDO की 5 इंपॉर्टेंट मिसाइल्स में आता है। और इसमें से एक है अस्त्र जो कि एयर टू एयर है, अस्त्र तो एयर टू एयर, और इसी के बेस पर बनाई गई है सरफेस टू एयर मिसाइल शॉर्ट रेंज, और इसे इंडियन नेवी के लिए बनाया DRDO ने, याद रखिए। और इसकी जो कैपेबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो इसकी कैपेबिलिटीज़ ये है कि एंटीशिप तो है ही, एंटीशिप मिसाइल तो है ही, प्लस ये है ये मतलब जो रडार होता है उसको भी डिटेक्ट कर लेगा। अगर कई जो मिसाइल्स होती है, दुश्मन की जो मिसाइल होती है वो होती है सी स्किमिंग टारगेट्स पर। सी स्किम टारगेट्स होता है कि आप अगर सी स्किमिंग में वो क्या करते हैं कि दुश्मन के जो रडार्स होते हैं वह जो मिसाइल्स है उनको रीडायरेक्ट कर देते हैं अपने रडार से। तो ये जो सरफेस टू एयर मिसाइल है इसे भी रीडायरेक्ट नहीं किया जा सकता, यानी ये सी स्किमिंग टारगेट्स को भी कवर कर लेगा, अवॉइड कर देगा रडार्स को, इससे रडार्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसकी जो रेंज है वह 40 से 50 किलोमीटर की है और 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये लॉन्च किया जा सकता है।
15 किलोमीटर का एल्टीट्यूड पर ये लॉन्च किया जा सकता है एल्टीट्यूड तक, और 40 से 50 किलोमीटर की जो दूरी है वहाँ तक इसे लॉन्च किया जा सकता है, इसकी रेंज है, याद रखिए। अगली न्यूज़ है BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हैज़ क्रिएटेड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स फॉर बैटरीज बीइंग यूज्ड इन इलेक्ट्रिक व्हीकल। आपको पता है, आपको सुनने को मिले हैं केसेस की उस बाइक में बैटरी फट गई, उस कार में बैटरी फट गई, उसमें कार में बैटरी जल गई। इसकी चीज़ को देखते हुए रिसेंटली ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने अपने एक स्टैंडर्ड रिलीज़ किए हैं, और वो इसी के रिगार्डिंग रिलीज़ किए गए कि जो रिकरिंग इंसिडेंट ऑफ फायर्स के उसके बारे में जानना कि ये क्यों हो रहा है, इसे कैसे रोका जाए। इसीलिए इन्होंने स्टैंडर्ड जारी किए हैं, कैसे कैसे क्या होना चाहिए, ये सारी इसमें बताई गई। हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती नहीं है खास क्या क्या डिटेल्स हैं इसमें, याद रखिए। स्टैंडर्ड का नंबर 178555 2022, ये स्टैंडर्ड का नंबर याद रखिए। और ये स्टैंडर्ड रिलीज़ किया गया है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर बैटरीज, उन बैटरीज़ के लिए, उन कार्स के लिए जो लिथियम आयन ट्रैक्शन बैटरीज़ का यूज़ करते हैं, लिथियम आयन बैटरीज़ का यूज़ करते हैं, उनके लिए ये बनाया गया है। अगली न्यूज़ है टाटा पावर्स कमीशंस। टाटा पावर कमीशंस इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। लार्जेस्ट सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट किसके द्वारा लाया गया? टाटा पावर के द्वारा। टाटा पावर काफ़ी पुराना है सोलर इंडस्ट्री में, यानी मोर देन 30 ईयर्स हो गए इसे सोलर इंडस्ट्री में, 30 to 40 ईयर्स हो गए सोलर इंडस्ट्री में। और इसने अपना रिसेंटली एक सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट भी लॉन्च किया है। कहाँ पर? कय्यमकुलम में, जो कि केरला में है, कय्यमकुलम, यहीं पर लार्जेस्ट फ्लोटिंग पावर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया सोलर बेस्ड, किसके द्वारा? टाटा पावर के द्वारा। ये टाटा पावर के द्वारा फ्लोटिंग है इसलिए इंपॉर्टेंट बताया। 350 एकड़ का जो वाटर बॉडी है वहाँ पर इसे लॉन्च किया गया, और 101.6 मेगावाट पीक का मतलब होता है हाईएस्ट कैपेसिटी है इसकी, 101.6। हो सकता है ये 90 मेगावाट भी बनाए, लेकिन मैक्सिमम ये इतना बना सकता है। और इसे कय्याकुलम केरला में लॉन्च किया गया, याद रखिए, टाटा पावर के द्वारा। अगली न्यूज़ है बेंगलुरुज डिगांत्रा and Hyderabad based Dhruv Space became the first two private firms to receive authorization from InSpace। आपको पता है InSpace रिसेंटली हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली भोपाल अहमदाबाद में इसे लॉन्च किया था InSpace को। और InSpace को स्पेस इंडस्ट्रीज में जो भी प्राइवेट एंटिटीज़ है, जो गवर्नमेंट ओन एंटिटीज़ है, उनके रेगुलेशन का काम करेगी। अभी रिसेंटली इन्होंने ऑथराइजेशन यानी एक लाइसेंस रिलीज़ किया है, अलाउ किया है डिगांत्रा को और ध्रुव स्पेस को, जो कि डिगांत्रा तो बेस्ड है बेंगलुरु और ध्रुव स्पेस बेस्ड है हैदराबाद। और इन्हें अलाउ क्या किया है? इन्हें ऑथराइजेशन किस चीज़ का ऑथराइजेशन दिया है? इन्हें ऑथराइजेशन दिया है इसरो का जो एक प्रोजेक्ट है PSLV C53, जिसे 30 जून को लॉन्च किया जाना है। इसमें ये अपने पेलोड्स को लॉन्च कर सकते हैं, इस प्रकार का इन्हें ऑथराइजेशन दिया गया है InSpace के द्वारा। अब किसी भी, ना केवल ये, किसी भी कंपनी को अगर ऑथराइजेशन चाहिए इस प्रकार का, वह InSpace से संपर्क करेंगे। तो याद रखिए PSLV C53 ये इसरो का है, और इसरो इसे लॉन्च करने जा रहा है 30 जून को। ना केवल ये ध्रुव स्पेस या डिगांत्रा के पेलोड्स को लॉन्च करेगा, बल्कि ये जो NSIL के है, NSIL के कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है, इनको भी ये PSLV C53 लॉन्च करेगा, जो हमने रिसेंटली पढ़ा था कल परसों ही। इसे लॉन्च किया जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कि श्रीहरिकोटा में है। और ये ना केवल इन लोगों के, बल्कि ये जो PSLV C53 है, ये सिंगापुर की 3 सैटेलाइट्स को भी लॉन्च करेगा, सिंगापुर की 3 सैटेलाइट्स को भी लॉन्च करेगा, ये भी आप याद रखिए। InSpace का एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए कि इसके चेयरमैन कौन है। मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं, पवन गोयन का इसके चेयरमैन है, पवन गोयन का इसके चेयरमैन है, याद रखिए, पवन गोयन का। अगली न्यूज है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस MOU विथ बेलारूस फर्म फॉर द सप्लाई ऑफ एयरबोर्न डिफेंस सूट। एयरबोर्न डिफेंस सूट बनाने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, याद रखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। लेकिन अगर हम बात करूँ भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का, इलेक्ट्रिक लिमिटेड्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वह हैदराबाद में। हैवी वाले का कहाँ पर है? हैदराबाद में। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने बेलारूस के साथ MOU साइन किया। अब बेलारूस क्या करेगा? इंडिया को देगा ना, हम इंडिया बेलारूस को नहीं देंगे, बेलारूस हमें बनाकर देगा, एयरबोर्न डिफेंस सूट बनाकर देगा। याद रखिए, एयरबोर्न डिफेंस सूट जो कि इंडियन एयरफोर्स में यूज़ किए जाएंगे, इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स में यूज़ किए जाएंगे एयरबोर्न डिफेंस सूट्स, याद रखिए। और बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क, और रब्बल यहाँ की करेंसी है। ये बिल्कुल रसिया के बिल्कुल नज़दीक है, रसिया के बिल्कुल नज़दीक है। जैसे रसिया की बाउंड्री है, तो इसके वेस्ट में यहाँ पर बिल्कुल बेलारूस बिल्कुल नज़दीक में है, याद रखिए। ओकला रिलीजेस स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स। अगर आपने कभी अपने मोबाइल से इंटरनेट की स्पीड चेक की है, तो आपको पता होगा कि ओकला सबसे ज़्यादा फेमस है स्पीड टेस्ट में।
तो ये स्पीड टेस्ट करता है और स्पीड बताता है कि मोबाइल की स्पीड, नेटवर्क की इंटरनेट स्पीड कितनी है। इसने रिपोर्ट रिलीज़ की और इसने बताया है कि नॉर्वे और सिंगापुर का इंटरनेट सबसे फास्ट है। नॉर्वे और सिंगापुर का इंटरनेट सबसे फास्ट है और इंडिया की 150th पोजीशन है। पूरे वर्ल्ड वाइड अगर बात करें 150th इंडिया की पोजीशन है। हमारी जो लगभग 16 Mbps से 20 Mbps की स्पीड आती है और सिंगापुर, नॉर्वे की काफ़ी हाई स्पीड है। स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? 150 है। इसे रिलीज़ किसने किया? ओकला है। और ओकला ने किस बेसिस पे रिलीज़ किया? जैसे आपने इंटरनेट की स्पीड टेस्ट की, आपकी स्पीड आई कितनी? कुछ भी आई। दूसरे किसी कैंडिडेट ने स्पीड टेस्ट की, किसकी कुछ आई। और पूरी दुनिया में न जाने कितने लोग स्पीड टेस्ट करते हैं और उन्हीं का कंपाइलेशन है ये स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स। कुछ एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं रही, सिंपल लोगों ने ही अपने डेटा अपलोड कर दिए और इन्होंने उनका कंपाइलेशन, उनका एवरेज बनाकर दे दिया। तो किसने बनाया? ओकला ने। अगली न्यूज़ है धनलक्ष्मी शेखर। धनलक्ष्मी शेखर बिकम द थर्ड फास्टेस्ट इंडियन वुमेन इन 200 मीटर। सबसे फास्ट, तीसरी सबसे फास्ट बन गई है धनलक्ष्मी शेखर। धनलक्ष्मी शेखर इन्हें अपना ही रिकॉर्ड बनाया, अपना हाईएस्ट रिकॉर्ड बनाया। 22.89 सेकेंड्स में इन्होंने 200 मीटर को पार किया। सबसे पहले ये रिकॉर्ड है इंडिया में सबसे बड़ा, यानी किसके पास रिकॉर्ड? ये सरस्वती सहाय के पास, जो कि इंडिया की सबसे फास्टेस्ट है इन 200 मीटर्स। 200 मिनट्स में इंडिया की सबसे फास्टेस्ट वुमेन कौन है? सरस्वती सहाय, जिन्होंने 22.82 सेकेंड्स में कवर किया इसने। उसके बाद आता है हिमा दास, जिन्होंने 22.88 सेकेंड्स में कवर किया। और फिर थर्ड नंबर पर आता है 22.89 में धनलक्ष्मी शेखर, जिन्होंने रिसेंटली कोसानोव, जो कि कोसानोव मेमोरियल 22 एथलीट्स इवेंट है, जो कि कहाँ पर हो रहा है? कजाकिस्तान में हो रहा है, अल्मेटी में। तो इसी के दौरान उन्होंने ये टारगेट बनाया है, इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है विजय अमृतराज। विजय अमृतराज ऑनर्ड विद गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड इन टेनिस। टेनिस के खेल में इन्हें गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। किन्हें? विजय अमृतराज। कौन है ये विजय अमृतराज? ये सीनियर टेनिस प्लेयर है इंडिया के और ये अवार्ड दिया गया है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के द्वारा प्लस इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा, दोनों के द्वारा मिलकर दिया गया है ये गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड। किसे दिया गया? विजय अमृतराज को ये अवार्ड दिया गया है। विजय अमृतराज की अगर हम बात करें तो ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं एटीपी प्लेयर्स काउंसिल के और ये रह चुके हैं मेंबर रह चुके हैं एटीपी बोर्ड के भी इन 1991, 1997 के बीच और 1989, 1993 के बीच। तो सीनियर है ये, याद रखिए। उस समय काफ़ी फेमस भी थे अपने ईरा में, अपने दौर में। ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की बात करें, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। याद रखिए इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर लॉजेन में है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर? लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। लेकिन इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन में है। दोनों में डिफरेंस याद रखिए। अगली न्यूज़ है अविनाश कुलकर्णी। अविनाश कुलकर्णी हैज़ बीन इलेक्टेड या सेलेक्टेड एज ए हेड ऑफ द इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी IDRCL। क्या है ये IDRCL? देखिए, एक होता है IDRCL और एक होता है NARCL। दोनों ही एक जो बैंकों के जो डेट है, जो बैंकों का जो ऋण है, उसे रिकवर करने का काम करेंगे। इसमें NARCL क्या करेगा? जैसे कि रिसेंटली इन्होंने 83,000 करोड़ रुपीज़ का इन्होंने डेप्ट खरीद लिया। खरीदने का मतलब है बैंकों से ले लिया। जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, उन पब्लिक सेक्टर बैंक्स के 83,000 करोड़ का इन्होंने डेट ले लिया। NARCL इसका काम भी यही है, बैंकों से डेट लेना। फिर बैंकों से इन्होंने तो डेट ले लिया, लेकिन इसे रिकवर कौन करेगा? इसे रिकवर करेगा IDRCL। IDRCL रिकवर करेगा, NARCL डेट खरीदेगा। और बैंकों से जैसे 83,000 इतने का करोड़ का इन्होंने डेट खरीद लिया और ये बैंकों को डील किया है कि जैसे डील कर लिया है, जैसे कि ये उल्टो बैंक को सिर्फ 50,000 करोड़ ही देंगे, बाकी जो जितना भी 33 करोड़ रहेगा वह NARCL DRCL के बीच रहेगा। इनमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको ये रखनी है कि IDRCL में ये एक प्राइवेट कंपनी है। क्योंकि प्राइवेट के पास हिस्सेदारी है 51% इस IDRCL में। सिर्फ गवर्नमेंट के जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनमें हिस्सेदारी है 49%। इस हिसाब से ये प्राइवेट ओन्ड हो गया। NARCL में 51% हिस्सेदारी गवर्नमेंट बैंक्स के पास है। इसका मतलब ये पब्लिक सेक्टर यूनिट हो गया और पब्लिक सेक्टर यूनिट हो गया, ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करे NARCL और ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया। ये प्राइवेट सेक्टर में हो गया IRDCL और NARCL में 49% है प्राइवेट लेंडर्स के पास। तो आपको याद रखना है अविनाश कुलकर्णी, जिन्हें रिसेंटली IDRCL यानी इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी के हेड बनाए गए हैं।
अब रिसेंट कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, मैं हर को अलग अलग न्यूज़ में कवर करने के बजाय मैंने आपको एक चार्ट बनाकर दे दिया है जिसमें आपको रिसेंटली अपॉइंट किए गए ये कुछ पर्सनलिटीज़ हैं। नितिन गुप्ता जो कि IRS ऑफिसर, इन्हें चेयरमैन बनाए गए CBDT के नए चेयरमैन कौन बन गए? नितिन गुप्ता, याद रखिए नितिन गुप्ता। दूसरा इंपॉर्टेंट नाम है सामंत गोयल। सामंत गोयल को 1 साल का और एक्सटेंशन दिया गया है रो में, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसके चीफ सामंत गोयल ही थे, इन्हें 1 साल का और एक्सटेंशन दिया गया है, ये याद रखिए। तपन डेका IPS ऑफिसर है और इन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर बनाए गए हैं। तपन डेका नाम याद रखिए। इंटेलिजेंस IB के नए डायरेक्टर कौन बन गए? तपन डेका। अनिल खन्ना, ये एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाए गए हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के। एक्टिंग का मतलब इनको फुल टाइम टेन्योर नहीं है, इन्हें बीच में कभी भी रिप्लेस किया जा सकता है। तो अनिल खन्ना प्रेसिडेंट बन गए किसके? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के। और इन्होंने नरेंद्र ध्रुव को रिप्लेस किया है। नरेंद्र ध्रुव इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मेंबर यानी प्रेसिडेंट नहीं है। अब कौन है? अनिल खन्ना। लास्ट न्यूज़ है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलीगल ट्रैफिकिंग ऑब्जर्व्स अक्रॉस द ईयर एवरी ईयर ऑन 26 जून। पूरी दुनिया में मनाया जाता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स, क्योंकि ड्रग्स एक इंसान को ना केवल फाइनेंशियली वीक बनाता है बल्कि एक फिजिकली भी बॉडी को भी वीक बनाता है एक ड्रग। और इसका इलीगल ट्रैफिकिंग तो ऑब्वियसली अगर ड्रग्स को रोकना है तो इसके ट्रैफिकिंग को भी रोकना ही होगा। इसी के अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हर साल मनाया जाता है। ये मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और इस साल की थीम याद रखिए, एड्रेसिंग ड्रग चैलेंज इन हेल्थ एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, इस साल की थीम है। तो ये था आज का ओवरऑल सेशन 28 जून का करंट अफेयर्स। कैसा लगा करंट अफेयर्स कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो अभी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में 29 जून की में, तब तक के लिए गुड बाय।